हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपने सीयूटी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के पास बहुत ज्यादा समय अब नहीं बाकी है, क्योंकि एक बीच में अप्रैल मंथ ही बाकी है और 10 दिन इधर, आज 19 तारीख हो गई है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपके पास 30-40 दिन है। ठीक है, अगर आप चाहोगे तो बहुत ही अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करके सीयूटी एग्जाम्स की और अच्छे से अपना कॉलेज प्राप्त कर सकते हो, एक अच्छी यूनिवर्सिटी प्राप्त कर सकते हो। और उससे आपके मतलब क्या है कि प्लेसमेंट और ये सारी चीजें बहुत ही सुविधाएं अच्छी मिलेंगी वहां पे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से मेहनत कर लीजिए। 40 दिन अगर आपने अच्छे से मेहनत कर ली तो बहुत ही अच्छा कॉलेज मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। ठीक है, सीयूटी एग्जाम्स के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इससे पहले हमने काफी कुछ इसमें फर्स्ट चैप्टर से पढ़ा दिया है बहुत ही डिटेल में। ठीक है, तो आज हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर, एरिया वेक्टर। ठीक है, तो एरिया वेक्टर क्या होता है, तो आप जानते हो कि एरिया वेक्टर वैसे तो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। एरिया जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों भैया? क्योंकि हमें ये पता है स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस क्या है। ठीक है, स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस क्या है, तो वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए होता है, स्केलर क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। अच्छा, एरिया अगर हम निकालते हैं, ठीक है, एरिया, तो इसमें क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, सीधी सी बात है, ऐसे बोल देते हैं। तो इस तरह से ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। बट यहाँ पर हम लोग अपनी जरूरत के अनुसार इसको डिफाइंड करते हैं कि एरिया जो है एक एरिया वेक्टर है, मतलब इसकी डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, चलो देखो समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं अपनी जरूरत के लिए, क्योंकि यहां पर हमें जरूरत है कि कोई एरिया है और उसकी कोई डायरेक्शन भी है। ठीक है, उसकी हमें जरूरत है, इसलिए हम लोग इसको एरिया वेक्टर के फॉर्म में डिफाइन करते हैं। लेट्स से मान लो अपने पास कोई मान लो अपने पास क्या है, कोई एरिया है। ठीक है, अपने पास कोई एरिया है। ठीक, इसकी ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई और ये इसकी लेंथ हो गई। अच्छा, इसका अगर हम एरिया निकालते हैं तो ए इक्वल टू एल इंटू बी, सीधी सी बात है। ठीक, अच्छा अगर इसका कोई एरिया हो पर्टिकुलर, ठीक है, मान लो यहां पर हम एक छोटा सा एरिया ले ले रहे हैं और इसका डायरेक्शन हमने बता दी, ये है डायरेक्शन सामने की ओर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा एरिया वेक्टर हो गया, जिसमें क्या हो, डायरेक्शन भी दिया गया हो, मैग्नीट्यूड भी हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एरिया वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, चलो मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं, डायरी मैं हमें। ठीक है, जैसे मान लो यहां पर बहुत अच्छा एग्जांपल रहेगा। ठीक है, ये डायरी है, ये इसका एरिया है, तो एरिया वेक्टर हमेशा इससे परपेंडिकुलर होता है। एरिया वेक्टर जो है एरिया से हमेशा कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये हो गया इसका एरिया वेक्टर। ठीक है, ये हो गया इसका एरिया वेक्टर, और ये इस सरफेस से कैसा है, परपेंडिकुलर है। समझ में आ गया होगा? ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा। ठीक है, ये क्या है, एरिया वेक्टर है। ठीक, एरिया वेक्टर ऐसे देख लो, ये हमेशा सरफेस से कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। सरफेस से हमेशा कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, तो यहां पर कह रहा है कि आ एरिया वेक्टर इन मेनी केसेस इट इज convenient to treat area of surface as a vector. The length of the vector represent the magnitude of the area and its direction is along the outward drawn normal in the area. हमेशा ये परपेंडिकुलर होता है, जैसा कि हमने बताया ये नॉर्मली होता है। अगर ये मान लो थोड़ा सा टिल्ड हुआ ऐसे, ठीक है, तो इसको जरा मैं यहां से ले लेता हूं शेप। ओके, सुनो, लेट्स से ये, ठीक है, देखो ऐसा है। ठीक, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, सुनो, सामने की ओर ऐसे रहेगा। ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है। मान लो आपने छोटा सा यहाँ पर एरिया ले लिया है, छोटा सा एरिया, इसका टोटल एरिया कितना है, ए है, तो छोटा सा यहाँ पर आपने एरिया ले लिया, तो इसको वेक्टर डी ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसा छोटा सा एरिया है ना, तो छोटा सा एरिया ये, तो ये क्या है इसका वेक्टर डी ए, एरिया वेक्टर इसको बोलते हैं। ठीक, तो ये हमेशा कैसा रहता है, सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर रहता है। समझ में आ गया है? चलो आगे देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये इसका एरिया वेक्टर हमेशा नॉर्मल है, ये हमारा कोई एरिया है। ठीक है, इसको एरिया डीएस, यानी छोटा सा एरिया हमने लिया, इसलिए हमने इसको एरिया डीएस से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, डीएस मतलब छोटा सा एरिया। ठीक है, चलो अगला देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर हम बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर हम बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, अगर किसी क्लोज्ड सरफेस से पास होती हैं तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स नाम दे देते हैं। ठीक है, क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल देते हैं।
चलो, तो इसीलिए हमें जरूरत पड़ा था एरिया वेक्टर को डिफाइन करने के लिए। तो हमने बताया था कि जैसे हमें रिक्वायरमेंट होती है उस तरह से हम लोग क्या करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब जैसे यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर हम बात करते हैं, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद एनी सरफेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो कह रहा कोई भी सरफेस है, क्या कह रहा है, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली अ मेजर ऑफ टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस passing normally through the surface electric flux through an elementary area ds, एक छोटा सा मतलब बहुत ही थोड़ा सा एरिया, एलिमेंट्री मतलब छोटा सा एरिया। ठीक है, इज डिफाइंड एज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ द फील्ड आई। ठीक है, फील्ड डी फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। तो यहां पर देखो, एक हमारा यहां पर एक हमने एक एरिया ले रखा है, लेट से इसका एरिया एस है, और यहां पर एक हमने छोटा सा एलिमेंट ले लिया, एरिया का छोटा सा एलिमेंट ds। अब हमने बताया था ये हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर होता है, तो ये एरिया ऐसे रखा हुआ, इस पर ये ऐसे है परपेंडिकुलर। ठीक, तो ये देखो यहां से ये परपेंडिकुलर है। अच्छा, जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, थीटा एंगल पे है। ठीक है, तो यहां पर ये इसके बीच एंगल बन रहा है थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा एंगल, किसके, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल कितना बन रहा है, थीटा। हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक्चुअली इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ठीक है, तो उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो इसीलिए हमने इससे पहले हमने क्या बताया आपको, एरिया वेक्टर के बारे में, क्योंकि यहाँ पर हमें एरिया वेक्टर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद एनी सरफेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली अ measure of total number of lines of force passing normally through the surface electric flux through an elementary area। elementary area means होता है छोटा सा एरिया, is defined as the scalar product of area of field d phi equal to eds या eds cos theta। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे पास ये एक छोटा सा यहाँ पर हमने एक एलिमेंट ले रखा है ds, ठीक है, और इसका जो एरिया वेक्टर है ये इससे हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ठीक, और उससे थीटा एंगल पे क्या है, पास हो रहा है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसको हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे मान लो यहां पर देखो, इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूं, हाँ, यहाँ पे देखो, सुनो, यहां पर मैंने ये ले लिया इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर। ठीक है, ये हमारा सपोज कोई एरिया वेक्टर है और इसका हमने एरिया डिफाइंड किया है इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये टोटल एरिया इसका एस है, तो मैंने यहां पर एरिया वेक्टर ले रखा है ds। लेट से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है ये हमेशा सरफेस से कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये तो आप लोगों को बताया हमने। अब मान लो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां से पास हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ठीक है, ऐसे पास हो रहा है, तो ये हमारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऐसे, ये हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इसके बीच जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। किसके बीच का है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है। तो एंगल जो है हमेशा किसके बीच का देखा जाता है, जो थीटा यानी जो एंगल है हमेशा किसके बीच होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल देखा जाता है। ठीक है, तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाता, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये इसका जो है फॉर्मूला हो जाता है। ठीक, ईडीएस कॉस थीटा, ईडीएस कॉस थीटा, तो ये स्केलर प्रोडक्ट है। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट है, समझ में आया। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला देख लिया। अच्छा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन बातों पर डिपेंड करता है, इस चीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है आपको तीन बातों पर डिपेंड करता है। एक तो एरिया, ठीक है, एरिया से, जिस एरिया से पास हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, एरिया पर भी डिपेंड करता है। दूसरी चीज किस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करता है। किस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करता है। तीसरी बात है एंगल पर डिपेंड करता है। किस पर, एंगल पर। तो एरिया वेक्टर जो है हमारा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सॉरी, ये हमारा तीन बातों पर डिपेंड करता है। ठीक है, एरिया, जो हमारा जो एरिया होगा, ठीक है, एरिया वेक्टर उस पर डिपेंड करेगा, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करेगा, और तीसरा किस पर डिपेंड करेगा, एंगल पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहां पर देखो इस फॉर्मूले में आप तीन चीजें देख पा रहे हो कि फाई इक्वल टू ईडीएस कॉस थीटा। ठीक है, ई हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, डीएस हो गया एरिया वेक्टर, और कॉस थीटा यानी एंगल हो गया। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है
वो 3 बातों पर डिपेंड करता है। ठीक है, इस बात को अच्छे से याद रखेंगे। ठीक, चलो अब हम लोग इसकी यूनिट वगैरह यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। यूनिट, तो यूनिट क्या होने वाला है इसका, तो इसका जो यूनिट है वो वोल्ट मीटर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो यूनिट है वो क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। ठीक है, वोल्ट मीटर। अच्छा, इसको न्यूटन कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं, न्यूटन कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी डायमेंशन होती है ml³ T⁻³ A⁻1। ठीक है, तो ये इसकी क्या होती है, डायमेंशन होती है। तो अच्छे से याद रखेंगे ml³ T⁻³ A⁻1, तो ये इसकी डायमेंशन होती है किसकी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। ठीक, इसका यूनिट हमने बता ही दिया, वोल्ट मीटर होता है या न्यूटन कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर भी होता है। ठीक है, तो ये इसकी यूनिट हो गई। तो इसको फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसे काफी कुछ पूछा भी जाता है। अच्छा, इसके बाद हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, गॉस थ्योरम। गॉस लॉ क्या कहता है, ठीक है, गॉस लॉ क्या कहता है, कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज इज 1/ε0 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इनक्लोज्ड। ठीक है, मान लो हमारे पास कोई एरिया है, मान लो हमारे पास कोई सरफेस है, कोई भी सरफेस है, मान लो कैसा भी सरफेस है। ठीक है, बस क्लोज्ड होना चाहिए। इसके अंदर जितना भी चार्ज है Q, ठीक है, कितना भी चार्ज है ये इंटू यानी Q बोल रहा है चार्ज इंटू 1/ε0, यही क्या हो जाता है, हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाता है। किसके अकॉर्डिंग, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग। इसको फाई ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि इससे पता चलता है, क्योंकि एक मैग्नेटिक फ्लक्स होता है और एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दोनों में कंफ्यूजन ना हो तो फाई ई, फॉर्मूला लगभग सेम दोनों। तो फाई ई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा आ जाता है गॉस थ्योरम से। ठीक है, तो इसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट कर देते हैं, सिग्मा Q/ε0। ये आपका जो है गॉस थ्योरम से फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, सिग्मा क्या बताता है, इसके अंदर जितना भी चार्ज है उसका समेशन, ठीक है, उसका समेशन इंटू 1/ε0। समझ में आया। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज इज 1/ε0 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इनक्लोज्ड, फाई इक्वल टू 1/ε0 इंटू Q इनक्लोज्ड, जितना भी अंदर वाला चार्ज है वो। अब मान लो यहां पर बाहर कोई चार्ज दे दिया गया आपको, तो इससे आपको कोई मतलब ही नहीं है। आपको बाहर अगर चार्ज इस तरह से दे दिया गया, इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इस चार्ज से ही मतलब है जो क्लोज्ड सरफेस के अंदर है। बात समझ में, जो क्लोज्ड सरफेस के अंदर है सिर्फ वही चार्ज लिया जाएगा अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो जीरो फ्लक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, जीरो फ्लक्स कह रहा है इफ अ डाइपोल इज इनक्लोज्ड बाय अ सरफेस। अरे भैया इसके अंदर कोई चार्ज बचेगा ही नहीं, एक प्लस है एक माइनस है, सेम मैग्नीट्यूड है, तो ये खत्म हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो चार्ज क्या हो गया, नेट चार्ज क्या आएगा, जीरो। अगर चार्ज जीरो आएगा तो फ्लक्स कहां से बचेगा, घंटा Q/ε0। ठीक है, तो जो Q जीरो हो गया, जब Q जीरो हो गया तो भैया फ्लक्स कहां से बचेगा, आप देखो ना, फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर भैया आपने क्लोज्ड सरफेस के अंदर आपने क्या ले लिया, डायपोल ले लिया, तो उसके अंदर आपको कोई भी फ्लक्स नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई भी फ्लक्स नहीं मिलेगा, क्योंकि चार्ज अगर जीरो हो जाएगा, इनका समेशन करोगे ना, समेशन करोगे, प्लस का Q माइनस का Q क्या आ जाएगा, जीरो। डायपोल क्या होता है, अपोजिट, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं, और उनका अगर सम आप निकाल दोगे तो क्या आ जाएगा, जीरो। तो चार्ज अगर जीरो हो गया तो फ्लक्स ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। चलो, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो फ्लक्स बोलते हैं। पूछा जा सकता है ना, पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला देखो, यहां पर क्या है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल इनसाइड अ क्लोज्ड सरफेस, बात वही है। अब यहां पर देखो, जोड़ लो, कितना हो रहा है, +4Q प्लस का 4Q प्लस का Q इक्वल टू कितना आ गया, प्लस का 5Q, कितना आ गया, प्लस का 5Q आ गया, और ये माइनस का 5Q है, इन दोनों को ऐड करो, जीरो हो जाएगा। तो नेट चार्ज कितना हो गया, जीरो। अगर चार्ज जीरो हो गया तो आपका फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो फ्लक्स बोलते हैं। समझ में आया क्या। ठीक है, चलो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो फ्लक्स बोलते हैं। अगला देखो भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो एक हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी से रिलेटेड है
चलो बहुत अच्छे से देखेंगे इसको, ठीक है। कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इन्फिनिटली लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज। तो ये हमारे पास क्या है, एक लाइन है, ठीक है, या फिर इसको हम लोग वायर भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो इस पर चार्ज डेंसिटी है पॉजिटिव चार्ज, ये इन्फिनिटली है, ऐसे इन्फिनाइट कर दो, है ना। तो इस पर क्या है, चार्ज मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है इस तरह से, ठीक है। इसकी लेंथ हमने मान लिया है, कितना है, लेट एल है, लेंथ क्या है, एल, लेंथ क्या है, एल है, ठीक है। अच्छा, अब इसको, इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, गॉसियन थ्योरम बनाना पड़ेगा, है ना, गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, लेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसके लिए गॉसियन सरफेस लेट कर लिया, कैसा, सिलेंड्रिकल, हमने इसको लेट कर लिया सिलेंड्रिकल। अच्छा, इससे इस पॉइंट पर हमें बताना है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। यहां से एक छोटा सा हमने एरिया ले लिया, यहां पर छोटा सा एरिया एलिमेंट, छोटा सा एरिया एलिमेंट हमने ले लिया यहां पर, ठीक है। इसके कारण आपको पता है इस सरफेस का एरिया वेक्टर किधर होगा, किधर होगा, सामने की तरफ होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होता है सरफेस से। तो भैया इसका एरिया वेक्टर इधर हो गया, इसका एरिया वेक्टर, लेट से अपने पास ds, छोटा सा एलिमेंट लिया तो छोटा सा एरिया इतू सा ds, ठीक है। ये सरफेस से कितना एंगल बना रहा है, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री बना रहा है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री बना रहा है। अच्छा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ना इसी डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। अच्छा, अभी सुनो सरफेस से कैसा बना रहा है, देखो हम लोग सरफेस से एरिया, ध्यान से सुनो, सरफेस से हमें कोई मतलब नहीं है कि सरफेस से वो हमेशा 90 डिग्री बनाएगा ही बनाएगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एरिया बना रहा है, पॉइंट है। आपको एंगल हमेशा किसके, देखो इसमें बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, हमेशा इसमें लोग गलती कर देते हैं, ठीक है। भैया वो एंगल देता है सरफेस से कि 90 डिग्री पे है, ठीक है, लेकिन आपको एंगल लेना किसके किसके बीच का है, तो एंगल हमेशा लेना है किसके बीच का, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच का लेना है एंगल, हमेशा इन दोनों के बीच का एंगल लेना है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अब देखो सरफेस से ये कितना बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, इसी डायरेक्शन में हमारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, देख लो, चेक कर लो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा इसी डायरेक्शन में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल कितना है, तेज से बोलो, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। बात समझ में आई क्या, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो अपने पास फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, फाई इक्वल टू वेक्टर ई। अगर हमने छोटा सा एरिया लिया है, छोटा सा एलिमेंट लिया है, तो जाहिर सी बात है छोटा सा फ्लक्स होगा, तो इसको हमने कर दिया डी फाई, ठीक है, ई डी एस कॉस थीटा, ये अपने पास फॉर्मूला होता है, यस या नो, यस। अब देखो यहां पर अपने पास एंगल तो पता ही हो गया। अच्छा, इसका अगर हम इंटीग्रेट कर दें, अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दें तो हमें टोटल एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसका क्या कर दें, डी फाई का भैया इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं तो हमें टोटल फ्लक्स मिल जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छा। अब सुनो यहां पर ई, ठीक है, ई डी एस कॉस, अब सुनो ई आप बाहर लिख लो, चलो ई हमने बाहर लिख लिया, डी एस कॉस 0 डिग्री, एंगल कितना है अपने पास 0, कॉस 0 की वैल्यू कितनी 1, ठीक है। तो डी फाई इसको हमने कर दिया फाई, और भैया ई, अब हमारे पास क्या बचता है डी एस, भैया कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, बच्चा बच्चा जानता है। अब सुनो इसका अगर हम समाकलन मतलब इंटीग्रेशन करते हैं डीएस का, डीएस है क्या बेसिकली, तो हमें इसका क्या निकाल लेना है, एरिया निकाल लेना है। ये है क्या, सिलेंडर है, ये है क्या, सिलेंडर। सिलेंडर क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा था, इसका एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है बताइए, एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, एरिया ऑफ सिलेंडर आप लोग बताइए क्या होता है। तो भैया एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच, क्या होता है 2 पाई आर एच। अच्छा 2 पाई आर तो ठीक है, मान लो इसका रेडियस कितना है, यहां से यहां तक आर है, ठीक है, ये एच क्या है, तो एल की जगह हम लोग यहां पर क्या ले ले रहे हैं, मतलब एच की जगह हम लोग यहां पर क्या ले लेंगे, एल ले लेंगे, ठीक है। तो इसका अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो फाई इक्वल टू अपने पास क्या आ जाता है, ई इंटू 2 पाई आर एच, एल एल ले लेंगे यहां पर, एल ले लेंगे, ठीक। तो फाई इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल, बात समझ में। अच्छा एक बात और याद रखो, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको मैं थोड़ा हटा रहा हूं, ठीक है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है,
लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? इसको हम लोग ना लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से। तो लैम्डा इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया हो गया, ठीक, चार्ज अपॉन एरिया, ठीक है। अच्छा यहां से क्यू निकालो तो क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा? लैम्डा इंटू एस, लैम्डा इंटू एस हो जाएगा, ठीक। अच्छा गॉसियन थ्योरम से हमने फ्लक्स निकाला था, क्या था? फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। तो भैया दो की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। एक तो ये इक्वेशन हो गई अपने पास, ये इक्वेशन एक हो गई, ठीक, ये इक्वेशन दो हो गई, ये इक्वेशन तीन हो गई। तो पहले हम एक और तीन से निपटेंगे, एक और तीन से निपटेंगे। तो हम लोग क्या कहेंगे, यहां पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि भाई फाई की जगह यहां पर सिग्मा अपॉन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट रख दे रहे हैं यहां पे, देख लो जरा, ठीक है। यहां पर मैं ये वैल्यू रख दे रहा हूं, ठीक है, ये वाली वैल्यू यहां पर रख दे रहा हूं। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू 2πr/L, ये हो जाएगा। अच्छा Q इक्वल टू हम यहां से रख दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये जो ना सरफेस सरफेस चार्ज डेंसिटी तो है नहीं, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, तो यहां पर हम लोग L रखेंगे ना, यहां पर S नहीं रखेंगे, L रखेंगे, यहां पर हम लोग L रखेंगे, ठीक है, क्षमा चाहता हूं। यहां पर क्या होता है? लेमडा इक्वल टू क्यू अपॉन एल, तो यहां पर हो जाएगा Q इक्वल टू लेमडा इंटू एल। अब हम लोग यहां पर Q की जगह देखो, Q की जगह ये वैल्यू यहां पर पुट कर देना है, लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू 2πr/L। यहां तक हजम हुआ? चलो यहां तक एकदम क्लियर है। इस लेमडा से इस एल को इस एल से खत्म कर दो, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक। चलो देखो E इक्वल टू, उसको वहीं रहने दो, बाकी सबको इधर नीचे भेज दो, नीचे ऊपर बचा लेमडा, नीचे आ जाएगा 2πr एप्सिलॉन नॉट, दिस इज योर फॉर्मूला, है ना। तो ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, ड्यू टू आ इन्फिनाइट लॉन्ग कंडक्टर वायर, ठीक है। तो वेक्टर E इक्वल टू लेमडा अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला आ जाता है, यहां पर इसको नोट कर लो, ये आपका जो है फॉर्मूला आ जाता है यहां पर, ठीक है। कोई दिक्कत समझ में आई? ठीक है, चलो इसको फटाफट नोट करो फिर आगे बढ़ाया जाए, ठीक। चलो अब हम आ जाते हैं कैपेसिटेंस पे, ठीक है। तो कैपेसिटेंस क्या होता है, ठीक है, कैपेसिटेंस क्या होता है और ये क्या काम करता है? तो भाई कैपेसिटेंस होता है जो चार्ज को क्या करता हो, स्टोर करता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस बोलते हैं। आप लोगों ने पंखे में देखा होगा, लगा होगा, ठीक है, वो क्या काम करता है? जैसे हम लोग स्विच ऑन करते हैं पंखा चलने लगता है। आप लोगों ने ये भी कभी ऑब्जर्व करा होगा कि अगर मान लो कभी कभी पंखे से आवाज आने लगती, चू ऐसे ऐसे करके चलता है, तो होता क्या है उसके अंदर, वो अपने अंदर चार्ज को स्टोर कर लेता है। जब हम लोग स्विच करते हैं तो वो पंखे को पुश करता है, जिससे पंखा चलने लगता है, स्पीड बन जाती है, फिर वो चलता रहता है, ठीक। अगर मान लो खराब हो जाता है या डिस्चार्ज हो जाता है, नहीं काम करता है, तो आप देखते हो पंखा बहुत धीरे धीरे से स्टार्ट होता है, कभी कभी डंडे डाल करके उसको हिलाना पड़ता है, ठीक है, वो इसीलिए होता है, वो कैपेसिटर होता है, ठीक है। और उसको कंडेंसर भी बोलते हैं लोग, है ना। तो कैपेसिटर और कंडेंसर सेम है, क्योंकि ये सभी क्या करते हैं? अपने अंदर चार्ज को स्टोर करते हैं, ठीक है। चलो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस बोलते हैं, ठीक है। बैटरी भी आपका एक तरह से कैपेसिटेंस। तो ग्रेट डिफाइंड, वी नो दैट चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर इंक्रीज इट्स पोटेंशियल। जाहिर सी बात है, अगर हम किसी बॉडी को कोई चार्ज देते हैं तो उसका पोटेंशियल तो इंक्रीज होगा ही, कोई इसमें शक नहीं है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं भैया कि चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V हो जाएगा। अगर आप किसी बॉडी को कोई चार्ज दे रहे हो तो उसका क्या बढ़ेगा? पोटेंशियल तो बढ़ेगा ही, इंक्रीज करेगा। दिख रहा है आप लोग को? ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर आप किसी बॉडी को चार्ज दोगे तो उसका क्या बढ़ेगा? पोटेंशियल बढ़ेगा, ठीक है। तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। तो Q इक्वल टू
यहाँ पर हम लोग इसका एक सिंबल हटाते थे, तो बचपन से हम लोग क्या करते आ रहे हैं, अगर हम यहाँ का ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाते तो यहाँ पर एक हमें कांस्टेंट देना होता है, तो Q इक्वल टू सी इंटू वी आ जाता है। तो भैया C इक्वल टू अपने पास क्या क्या आ जाएगा, यहाँ से Q अपॉन वी आ जाएगा, और C क्या है, कैपेसिटेंस है। C क्या है, कैपेसिटेंस। तो ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये क्या है, कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, अगर मान लो हमने चार्ज कर दिया टू टाइम्स, चार्ज बढ़ाया, दो गुना कर दिया, तो भैया पोटेंशियल भी दो गुना हो जाएगा। समझ में आया, समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? ठीक है, अगर मैं क्या करूं, चार्ज को बढ़ा करके टू टाइम्स कर दूं, तो पोटेंशियल भी टू टाइम्स हो जाएगा। ये लो, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, फिर से सी की वैल्यू वही आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से जो हमारा कैपेसिटर है वो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। अगर आप चार्ज बढ़ाओगे तो पोटेंशियल अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं। तो यहां पर क्या दे रखा है आपका डिफिनेशन में, तो हम जान ही गए हैं कि अगर हम लोग क्या करते हैं, चार्ज बढ़ाते हैं किसी बॉडी को, अगर हम चार्ज देंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। व्हेन सी इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉल्ड कैपेसिटी, ठीक, और कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, हेंस कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू होल्ड द चार्ज। कैपेसिटेंस क्या है, ये एबिलिटी होती है कि वो कितना चार्ज को स्टोर कर सकती है। ठीक है, कि कोई भी कंडक्टर है वो कितना अपने अंदर चार्ज को स्टोर कर सकता है, इसी कैपेबिलिटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं या कैपेसिटेंस बोलते हैं। यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हम बात करें तो आप जानते हो कि चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। वोल्टेज की यूनिट क्या होती है, मतलब पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। तो चार्ज पर वोल्ट, सॉरी कूलम पर वोल्ट है ना, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। तो कूलम पर वोल्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैरेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैरेड। ठीक है, तो कैपेसिटेंस की जो यूनिट है वो होती है फैरेड। समझ में आ गया, ठीक है, फैरेड। अच्छा, इससे कुछ छोटी यूनिट भी होती है, यहां पर है क्या, नहीं, देख लेता हूं। यह समझ में आया कैपेसिटर्स क्या होता है, ठीक है, ओके। इसकी कुछ छोटी यूनिट भी होती हैं, कुछ स्मॉल छोटी यूनिट की अगर हम बात करें तो अपने पास कुछ छोटी यूनिट होती हैं, लाइक यहां पर एक हो गया मिली फैरेड। एक मिली फैरेड में 10 की पावर -3 फैरेड होता है। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा। एक माइक्रो फैरेड, एक माइक्रो फैरेड में कितना फैरेड होता है, 10 की पावर -6 फैरेड होता है। ठीक, फिर आता है आपका नैनो फैरेड। एक नैनो फैरेड में 10 की पावर -9 फैरेड होता है। ठीक है, और एक होता है पीको फैरेड। एक पीको फैरेड में 10 की पावर -15 फैरेड होता है। तो ये कुछ छोटी यूनिट है, इनको जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और काम आएंगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएंगी, इनको हमेशा के लिए आप लोग सेव कर लीजिए। ठीक है, ये कुछ छोटी यूनिट है। अब क्या है, चलो देखते हैं आगे क्या था। हाँ, आगे का देखते हैं यहाँ पे। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, capacity of an isolated spherical conductor when charge q is given to a spherical conductor of radius r, then the potential at the surface of sphere is what। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कितना चार्ज को ये होल्ड कर लेगा। ठीक है, अगर हम मान लो कोई स्फेयर है जिसकी रेडियस कितनी है r, उसको हमने कितना चार्ज दे रखा है q। अच्छा, इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, आप लोग जरा बताएं, दिख रहा है पोटेंशियल कितना हो जाएगा, दिख रहा है? ठीक है, चलो थोड़ा सा ये कलर ले लेते हैं। तो पोटेंशियल हम लोग को पता है V इक्वल टू ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, है ना, के क्यू अपॉन आर। पोटेंशियल क्या होता है, आर होता है। ठीक है, ये अपने पास इक्वेशन बनती है। चलो बहुत सही। अच्छा, कैपेसिटेंस अगर हम निकालते हैं, कैपेसिटेंस क्या आ जाता है अपने पास, ठीक है, कैपेसिटेंस C। तो भैया C इक्वल टू क्या था, Q अपॉन V था। हम लोग V की वैल्यू यहां से उठा लेते हैं, तो C इक्वल टू क्या आ जाएगा, C इक्वल टू अपने पास आ जाएगा Q अपॉन V। V की वैल्यू है KQ अपॉन R, R ऊपर पहुंच जाएगा। बच्चा बच्चा जानता है इस बात को, इस बात को तो बच्चा बच्चा जानता है। ठीक, इस Q से इस Q को खत्म कर दो, तो अपने पास क्या आ जाता है, सुनो बहुत ध्यान से देखो, C इक्वल टू R अपॉन K आ जाएगा। K की वैल्यू सभी लोग जानते हैं, K कांस्टेंट है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। सभी लोग जानते हो ना, कमेंट करो। R अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
अच्छा ये आप जानते हो कूद के कहां जाएगा, तो C इक्वल टू 4πr एप्सिलॉन नॉट। दिस इज योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। यानी हम इससे ये कह सकते हैं कि अगर कोई स्फेरिकल कंडक्टर है तो वह इस बात पर डिपेंड करता ही नहीं है कि उसको कितना चार्ज दिया जा रहा है। भैया बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, यहां पर ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये वैल्यू कांस्टेंट है, बचता क्या हमारे पास आर। तो आर, ठीक है, क्या बचता है, आर बचता है। तो आर जो है जितना बड़ा साइज होगा उतना क्या होगा, उसका कैपेसिटेंस होगा। बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं आप लोगों के सामने, मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल ले रहा हूं। तो हमने क्या बताया भैया, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या बताया हमने, C इक्वल टू 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होता है, ठीक है, इंटू आर होता है। यानी C जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया यहां पर R के, यही तो कहोगे ना आप। मतलब जितना बड़ा एरिया, जितना रेडियस होगा, ठीक है, उतना ज्यादा वो चार्ज को होल्ड कर सकता है, उसकी ज्यादा, उतनी ज्यादा कैपेसिटी होगी। अच्छा ठीक है, बहुत सही, समझ में आ गया। ये तो आपका कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट। अच्छा इसकी वैल्यू बता दे रहा हूं मैं, एप्सिलॉन नॉट की 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन पर न्यूटन, हाँ कूलम पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसकी यूनिट हो जाती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू हो जाती है, ठीक है। अच्छा अगर मैं एग्जांपल लूं, जो रेडियस है अर्थ की, मान लो ये अपने पास क्या है, अर्थ है, अर्थ। अच्छा इसकी जो रेडियस है लेट से वो आर है, और इसकी वैल्यू हमें पता है 6400 किलोमीटर है। तो हम ये लोग ये चेक करते हैं कि अर्थ अपने अंदर कितना चार्ज को होल्ड कर लेगी। हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं कि जो अर्थ है वो अपने अंदर कितना चार्ज को होल्ड कर सकती है। चलिए आइए देखते हैं। तो 6400 किलोमीटर को मैं मीटर में चेंज कर लूं तो 6 इंटू 10⁻³ जोड़ दो, और ऐसा करो इसको थोड़ा तमीज से लिख लो तो 6.4 इंटू 10⁻, कितना 6 मीटर कर लो, यहां तक आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई इसकी रेडियस, किसकी, अर्थ की रेडियस हो गई। अब हम लोग चेक करते हैं कि अर्थ कितना अपने अंदर चार्ज को होल्ड कर सकती है। अच्छा इसकी वैल्यू तो बच्चा बच्चा जानता है, 1/4π एप्सिलॉन नॉट कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻9 होती है, ठीक। चलो रखते हैं। तो हम लोग चेक करते हैं कि अर्थ कितना कैपेसिटी होल्ड कर सकती है। तो भैया इसकी वैल्यू कितनी होती है अपने पास, 1/4π एप्सिलॉन नॉट अगर होता तो इतना होता, ठीक है। तो इसको तो हम लोग नीचे लिखेंगे 10 इंटू 10⁻9 इंटू आर, है ना। तो C 1/9 इंटू 10⁻9 इंटू आर 6.4 इंटू 10⁻, कितना 6, ये इतना हो गया। इसको आप ऊपर उठा ले जाओ, ठीक है, ऊपर लेके जाओ। तो 6.4 इंटू 10⁻, +6 -9, नीचे कितना आ जाएगा 9, ठीक है। तो इसको आप करोगे तो कितना आ जाएगा 6.4 इंटू 10⁻³ नीचे कितना आ जाएगा 9। अब आप इसको डेसिमल से डिवाइड कर लो, ठीक है। तो भैया 6.4 पॉइंट लगाया मैंने, ठीक है, तो 0 बार में पहले लेके गया 64 आया, पॉइंट लगा दिया, ठीक। तो 9 ही बात है, ज्यादा हो जाएगा, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 पॉइंट लगाया ये, 9 एकम 9, 9 एकम 9, तो 0.711 इंटू 10⁻, कितना -3, वो सॉरी -3। या फिर मैं इसको हटाऊं तो मैं ये कह सकता हूं 7.11 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड, फैरेड, ठीक है। इसके -6 होता है तो हम लोग माइक्रो लिखते हैं, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 711 माइक्रो फैरेड। तो भैया इतना ही चार्ज अर्थ जो है अपने अंदर होल्ड कर सकती है, 711 माइक्रो फैरेड, यानी बहुत ही छोटा चार्ज को ये क्या कर सकती है, अपने अंदर मतलब स्टोर कर सकती है, इतना छोटा। आप जानते हो कि अर्थ से बड़ी अर्थ पे कोई चीज है ही नहीं। तो इसका मतलब है अगर हमें
711 हमें माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस चाहिए, तो उसके लिए अर्थ से बड़ा हमें लाना पड़ेगा रेडियस, तो उसके लिए कुछ जुगाड़ है, ठीक है। अब पर हमारे यहाँ डिवाइस तो छोटी सी होती है जो कि इससे ज्यादा चार्ज को होल्ड कर लेती है, ऐसा कैसे भाई? तो उसके लिए कुछ जुगाड़ होते हैं, जैसे वहां पर हम लोग क्या करते हैं, कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वगैरह डाल देते हैं, डाइलेक्ट्रिक चीजें, जैसे अब्रक हो गया, ठीक है, ग्लास हो गया, कागज हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, ये कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चीजें होती हैं जो उसमें भर दी जाती हैं, वाटर हो गया है ना, ये सारी चीजें, तो जिससे क्या होता है, उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है उतने ही टाइम्स में। बात समझ में आई कि नहीं? चलो इस चीज को बहुत जो है एक क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया गया है इसमें। कह रहा है कि 8 ड्रॉप्स ऑफ मर्करी ऑफ सेम रेडियस एंड हैविंग सेम चार्ज कैपेसिटेंस ऑफ बिग ड्रॉप रिलेटिव टू दैट ऑफ अ स्मॉल ड्रॉप विल बी व्हाट। तो देखो यहां पर इसके लिए हम लोग यानी 8 मर्करी ड्रॉप्स, ठीक है, 8 ड्रॉप्स हैं, राइट। तो इसका एक फॉर्मूला है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस यानी C इक्वल टू n की पावर 1/3 है ना, n की पावर 1/3 इंटू C, ये हमारा जो है फॉर्मूला होता है, ठीक है, 1/3 इंटू C। तो n कितना है यहाँ पर 8 है, कितने टाइम्स हो जाएगा, तो C इक्वल टू 8 की पावर 1/√3 है ना, 1/3 इंटू C। अच्छा 1/3 का यानी 8 क्यूब रूट होता है ना, ये क्या होता है, क्यूब रूट होता है, क्यूब रूट इंटू C, और आप जानते हो ये कितना हो जाएगा 2C, यानी कितने टाइम्स से उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, 2 टाइम्स। कितने टाइम्स उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, 2 टाइम्स, ठीक है। छोटे छोटे ड्रॉप्स बना करके कितने बना लिए, 8 बना लिए, ठीक है। तो उसकी कैपेसिटी कितने टाइम्स बढ़ जाएगी, 8 टाइम्स बढ़ जाएगी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कैपेसिटर्स को सीरीज में ऐड करना है ना, तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, चलिए देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ। तो यहां पर अपने पास लेट से अपने पास 3 कैपेसिटर मैंने ले रखे हैं, इस तरह से C1 C2 C3, ये 3 कैपेसिटर्स हैं, ठीक है। इसको हमने सीरीज में इस तरह से ऐड कर रखा है, ठीक है, ये बैटरी है वी वोल्टेज की, ये तो इस पर लेट से पॉजिटिव चार्ज है Q, इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये C1 C2 C3 है, ठीक है। अच्छा इनके बीच का पोटेंशियल है V1, इसके बीच का पोटेंशियल V2 और इसके बीच का पोटेंशियल V3 है ऐसे, ठीक है। ये 3 अलग अलग पोटेंशियल के जुड़े हुए हैं। अच्छा टोटल पोटेंशियल अपने पास कितना है V, तो V1 प्लस V2 प्लस V3, ये हो जाएगा टोटल पोटेंशियल अपने पास आ जाएगा, ठीक है। अच्छा हमने अभी बताया था चार्ज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, V के, है ना, पोटेंशियल अगर चार्ज बढ़ाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा ही। अच्छा हमने क्या बताया था फिर कि Q इक्वल टू यहां से हमारे पास क्या आ जाता है CV, तो C इक्वल टू क्या आ जाता है Q अपॉन V, Q अपॉन V, V तो हमने निकाल ही लिया है, यहां पर कितना है, तो Q अपॉन C आ जाएगा, यहां पर कितना आ जाएगा, Q अपॉन C आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहां से क्या निकालूं V, तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q अपॉन C आ जाएगा, Q अपॉन C, तो हम लोग यहां पर यही ले ले रहे हैं। सुनो अगर V1 की अगर मैं देखूं तो Q अपॉन क्या आ जाएगा, यहां पर C1 आ जाएगा, अगर मैं V2 को देखूं तो Q अपॉन C2 आ जाएगा, ठीक, और V3 को अगर मैं देखूं तो Q अपॉन C3 आ जाएगा। इन सबको ऐड कर लो, सबको ऐड कर लो, इस इक्वेशन में पुट करो, है ना। तो इन इक्वेशंस में अगर मैं पुट करता हूं तो यहां से आ जाएगा Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3, और यहां पर हमारे पास क्या चल रहा था V, और इसको हम लोग लेते हैं Q अपॉन C इक्विवेलेंस, क्या ले लेते हैं C इक्विवेलेंस, Q ऊपर से कॉमन कर लो, ठीक है, Q ऊपर से कॉमन कर लो, तो यहां से बचेगा C1 प्लस C2 प्लस 1 अपॉन C3, ठीक है। यहां पर मैंने Q क्या कर लिया कॉमन, ये इससे कैंसिल ही हो जाएगा, तो 1 अपॉन C इक्विवेलेंस इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, तो ये आ जाता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में।
कैपेसिटर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, कैपेसिटर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन, कैपेसिटर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, कैपेसिटर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। चलो इसको फटाफट आप लोग नोट करो, फटाफट इसको नोट करो। और इसमें जो है एक इंपॉर्टेंट बात याद कर लो कि अगर दिख रहा है कि नहीं, ठीक है, अगर क्या हो यहां पर दो चार्ज इक्वल हो, C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C, तो देखो इनका आप कॉम्बिनेशन कैसे करोगे, C1 प्लस 1/C2, ठीक है। आप इनको कैसे ऐड करोगे, तो 1/C इक्विवेलेंस, है ना, तो समझ में आ रहा है, ठीक। अब देखो C1 प्लस C2 इक्वल टू 1/C इक्विवेलेंस। अच्छा इसको पलटोगे तो C1 C2 अपॉन नीचे क्या जाएगा, C1 प्लस C2 इक्वल टू C इक्विवेलेंस, ठीक है, ये आ जाता है। अगर ये दोनों हमने क्या बताया कि अगर इक्वल ही हो तो आप क्या कैसे लिखोगे, ऊपर क्या हो जाएगा C² हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 2C हो जाएगा इक्वल टू C इक्विवेलेंस। अच्छा एक C से एक C खत्म हो जाएगा तो C/2, यानी आपको सीधे सीधे क्या कर देना है, हाफ कर देना है। कब, जब दो कैपेसिटर्स कैसे हो, इक्वल हो, उस केस में आपको क्या कर देना है, इसको हाफ कर देना है। समझ में आया, फटाफट इसको नोट करो, आगे बढ़ता है, ठीक है, जल्दी जल्दी नोट करो इसको। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। अगला जो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है, अगला जो है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो कैपेसिटर्स को हम लोग किस में ऐड कर रहे हैं, पैरेलल में ऐड कर रहे हैं। चलो देखो जरा, तो पैरेलल में लेट से अपने पास एक ये कैपेसिटर है, एक ये है और एक ये है। इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये इससे कनेक्ट ऐसा, ये, ठीक है। सुनो बहुत ध्यान से देखो, ठीक है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया, इसका पोटेंशियल तो सेम ही रहेगा, आप जानते हो, ठीक है, इसका पोटेंशियल क्या है, सेम है। अच्छा आप सुनो, ये हमारे पास C1 है, ये C2 है और ये C3 है। आप जानते हो यहाँ का पोटेंशियल क्या है, सेम है, दोनों सबका पोटेंशियल क्या है, सेम है। चेंज क्या हो रहा है, तो हमारे पास यहाँ पर चेंज हो रहा है चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमने जस्ट बताया था कि चार्ज क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, V के। इसको अगर हम हटाते हैं तो Q इक्वल टू क्या आ जाता है, CV। तो यहाँ पर अगर हम टोटल चार्ज देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस जाएंगे, टोटल क्या आ जाएगा, Q। अच्छा इसमें मैं अगर इसको रख दूं इसकी वैल्यू को, ठीक है, Q1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, Q1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, तो C1 इंटू V, पोटेंशियल तो कांस्टेंट है, पोटेंशियल क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है, पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पर कांस्टेंट है। बात समझ रहे हो, पोटेंशियल तो कांस्टेंट है, पोटेंशियल तो चेंज नहीं हो रहा है। Q1 इक्वल टू, अच्छा Q2 अगर मैं निकालूं तो क्या आ जाएगा, C2 इंटू V। Q3 अगर मैं निकालूं तो क्या आ जाएगा, C3 इंटू V। इन सबको ऐड कर लो यहाँ पर, तो C इक्विवेलेंस, C यहाँ पर क्या रहेगा, इक्विवेलेंस इंटू V इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V हो जाएगा, ठीक। यहां से आप V कॉमन ले लो, E इक्विवेलेंस इक्वल टू, और उसको हटा देना, तो C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये अपने पास जो है एक पैरेलल कॉम्बिनेशन आ जाता है किसका, कैपेसिटेंस का, ठीक है। फटाफट बताइए समझ में आया कि नहीं आया। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, कल दिन में, ठीक है, आप लोगों को इसके न्यूमेरिकल्स मिलेंगे बहुत ही अच्छे अच्छे, जो नीट और CUT एग्जाम्स में अक्सर पूछे गए हैं, ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कल आपको मिलेंगे, जितने टॉपिक्स आज मैंने पढ़ाए हैं। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, काफी मदद मिलेगी आप लोगों को, ठीक है। चलिए धन्यवाद, और अच्छे से अपनी मेहनत करें और